नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल तक हमने पदार्थ के मूल जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उसको लेकर के बात की थी और उसी पर आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं। हमने कल तक ये देखा था कि जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। भाई एटम की बात करी थी, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल तो अभी हमें पढ़ना है। हमने बेसिकली जो बात की थी, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल कौन से होते हैं। भाई जो परमाणु होते हैं आप सभी जानते हैं, एटम के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इन्हें मूल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कण। तो भाई मूल कण कौन से होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो जो मूल कण होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक भाग आते हैं आपके, वो स्थायी कण कहलाते हैं, परमानेंट पार्टिकल कहलाते हैं। तो नंबर एक पर जो भाग आता है वो कौन से आते हैं? स्थायी कण आते हैं। परमानेंट पार्टिकल। ये जो परमानेंट पार्टिकल होते हैं, छोटे जो स्थायी कण होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, ये स्थायी कण मुख्य रूप से निर्माण करते हैं किसका? एटम का, परमाणु का निर्माण करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कौन से होते हैं। एक आते हैं टेम्पररी पार्टिकल्स, अस्थायी कण जिन्हें कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबल इनका जीवन काल बहुत कम होता है। तो अस्थायी कण, हमें ये दोनों ही पढ़ना है। टेम्पररी पार्टिकल, तो ये किस प्रकार के होंगे, क्या होंगे? अभी एक चार्ट के माध्यम से हम इनके भाग पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं और फिर इनको डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप परमानेंट पार्टिकल का एक सीक्वेंस देखते हैं, क्रम देखते हैं, तो आपको यहां पर मुख्य रूप से जो कण या पार्टिकल्स दिखाई देते हैं वो तीन दिखाई देते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से दिखाई देंगे? तीन दिखाई देंगे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर भी हम इसी तरह से इनको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तीन चार तरह के हम कण पढ़ेंगे, मेनली तीन पढ़ेंगे, मेसॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रिनो पढ़ेंगे और पॉजिट्रॉन पढ़ेंगे, तीन इधर भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परमानेंट पार्टिकल के अंदर जो कण आता है उसे प्रोटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, ठीक है। फिर आता है आपका न्यूट्रॉन भैया, और फिर तीसरे नंबर पर आपका जो पार्टिकल आता है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये तीन मुख्य रूप से आपके कण होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, है ना। चलिए, है ना। अब अस्थायी कण में कौन से आते हैं? नॉन परमानेंट पार्टिकल में कौन से आते हैं? तो भाई यहां की बात की जाए तो सबसे पहले मेसोन पार्टिकल आता है। कौन सा आता है? मेसोन पार्टिकल, है ना। आपने पाई मेसोन का नाम सुना होगा कभी। तो मेसोन कण की हम यहां पर बात करते हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपसे न्यूट्रिनो की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? न्यूट्रिनो की। तो दूसरा पार्टिकल आपका जो आता है वो न्यूट्रिनो आता है। और तीसरे नंबर पर सबसे फेमस पार्टिकल आता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। एग्जाम में बहुत रिपीटेड रहता है। तो ये पार्टिकल्स हमें डिटेल में पढ़ना है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, मूल कण थे। अब आप गौर से अगर पिछली क्लासेस को आपने रिवीजन किया हो, मेरे साथ में अगर बहुत से अच्छा पढ़ा हो, तो प्यारे दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस एटम की या मॉलिक्यूल की कि एटम जो होता है वो किस तरह से होता है, तो एक बार यहां पर देख लेना, ताकि हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। भाई हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पर कि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है
इसे क्या कहा जाता है भाई? तो यहां पर चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जाने जाते हैं, है ना। और ये जो संरचना है ये एटम की संरचना है, मतलब परमाणु के अंदर भी 3 कण होते हैं, तो ये माना जाता है कि वो स्थायी कण के तौर पर जाने जाते हैं, परमानेंट पार्टिकल के तौर पर जाने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनके बीच में भी कुछ कण पाए जाते हैं, जैसे कि हम इन्हें प्रोटॉन कहते हैं, प्लस यहां पर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो बीच वाला डब्बा है इसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, एक गोलाकार संरचना को। मैंने इनके बारे में आपको कल बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम थोड़े से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्लास सही कर दी है, अब बफरिंग नहीं होगी। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइए, कभी ऐसा आपको लग रहा हो तो। ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? अब आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं क्या? बता दूं जल्दी से, क्या अब सारी चीजें क्लियर हैं? अब क्लियर हैं? चल रही है। अब देखिए, अब देख लीजिए। हाँ, जो बच्चे बोल रहे थे सर रिकॉर्डेड क्लास कुछ एप्लीकेशन के सर्वर में इशू था, अब आपकी वो क्लासेस चल गई होंगी, मेरी कल टेक्निकल टीम से बात हो गई थी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सही चल रही है, ठीक है भाई। आइएगा, इसके लिए एक ट्रिक याद रख लेना, आप कभी भी आप कंफ्यूज हो रहे, है ना, कभी भी आपको ये कंफ्यूजन रहे कि यार इसके लिए मैं कैसे याद रखूंगा इन्हें, तो इसके लिए एक बड़ी प्यारी ट्रिक है। ठीक है, ईंट पर नाच, है ना। ईंट पर नाच, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप याद रख लेना। ईंट पर नाच, यहां ई का मतलब जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है, आई से होता है, इलेक्ट्रॉन से। और टी का मतलब होता है जे जे थॉमसन से। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जे जे थॉमसन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, जे जे थॉमसन को दिया जाता है। ठीक है दोस्त, अगली बात करते हैं, प का मतलब होता है प्रोटॉन से, काई से होता है, प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन की बात करें तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो डिस्कवर्ड करने का श्रेय दोस्त याद रखिएगा ये जाता है गोल्डस्टीन को। किसे जाता है, गोल्डस्टीन को। लेकिन ये जो र आया है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटॉन वर्ड दिया था। प्रोटॉन वर्ड गिवन बाय, प्रोटॉन शब्द जो है वो किसने दिया, तो प्रोटॉन शब्द जिसने दिया उन व्यक्ति का नाम है रदरफोर्ड साहब। क्या नाम है, रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या दिया था दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बेटा, ये आपको AWTPO में भी इतना पढ़ना है। आपकी जो अलग से टॉपिक्स हैं मैं आपको उनकी क्लासेस अलग से सिर्फ आपके बेच में कंडक्ट करूंगा, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके ये भी आपको पढ़ना है, आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उनके अलावा हमें ये पढ़ना है कि नहीं, ये बेसिक तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन वो भी आपको मैं अलग से आपकी क्लास में करवाऊंगा, तो ये तो आपको लेना ही है। ना का मतलब क्या ही से होता है, न्यूट्रॉन से होता है। और भैया च का मतलब काई से होता है, जेम्स चैडविक से होता है। तो जेम्स चैडविक से इसका मीनिंग निकल करके सामने आता है। ये जो जेम्स चैडविक साहब हैं, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, किसकी खोज की, न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, गोल्डस्टीन को। प्रोटॉन वर्ड किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जे जे थॉमसन को दिया जाता है। ये एक बेसिक सी ट्रिक है जो आप मोस्ट प्रोबेबल याद रखिएगा, हालांकि मैं अब आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया,
मैंने अब अभी आपको ये बताया कि जो मुख्य रूप से परमाणु होता है उसके निर्माण में 3 कण का योगदान सबसे ज्यादा होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। भैया इनको किसने खोजा, इन पे क्या चार्ज होता है, इनका क्या द्रव्यमान होता है, हम सब चीजें अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एटम की बात कर रहे हैं, हम परमाणु की बात कर रहे हैं। जब हमने इन कणों की खोज की तो वैज्ञानिकों ने कुछ और भी कणों को देखा, जिनमें से मेसोन पार्टिकल थे, न्यूट्रिनो थे, पॉजिट्रॉन थे। तो इनसे भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है ना, इस तरह से। फिर जब हमने प्रोटॉन का परमाणु का जब स्ट्रक्चर देखा, जो हमने किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे एरविन श्रोडिंगर, इन्होंने इस एटम का स्ट्रक्चर प्रदान किया था, परमाणु की संरचना एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दी गई। जब हमने ये देखा कि भाई नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं, तो भैया इनकी खोज किसने की, इनके बारे में पहली जानकारी किसने दी, तो उसकी एक ट्रिक हमने यहां पर पढ़ी, ईंट पर नाच। क्या पढ़ी, ईंट पर नाच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन, प का मतलब प्रोटॉन, र का मतलब रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया है और गोल्डस्टीन ने इसको खोजा है, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब ना का मतलब न्यूट्रॉन होता है और च का मतलब क्या होता है, जेम्स चैडविक होता है। तो दोस्त याद रखिएगा, सर विलियन में मोलरता मोललता, मैंने आपसे कहा था, शायद आप क्लास सुनते नहीं हैं, सिर्फ आपने क्लास को देखा है। मैंने आपसे कहा था आपकी मोलरता और मोललता मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, मोल, अभी आगे आएगा वो, इस टॉपिक के बाद में है ना मोल संकल्पना एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, है ना, उसमें न्यूमेरिकल चलेंगे। क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल। तो मूल संकल्पना वाला या मूल कॉन्सेप्ट वाला जो आपका टॉपिक चलेगा, उसके साथ में मैं मोलरता और मोललता पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है तब तक आप विलियन का रिवीजन कर लेंगे और वहां पर आपको वो समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी आप क्लास को सुना करें, टीचर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इन पर आवेश या चार्ज होते हैं। प्यारी दोस्त, सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बाहर अगर हम देखें तो सबसे बाहर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फिर प्रोटॉन पढ़ लेंगे, फिर न्यूट्रॉन पढ़ लेंगे। तो इस सीक्वेंस में हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम जिसे पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप में से अधिकतर बच्चों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, अच्छे से जाना होगा, समझा होगा, लेकिन दोस्त फिर भी आप मेरे साथ थोड़ा सा संयम बनाए रखें। मैं जानता हूं कि ये सरल चीजें हैं, आपने इन्हें कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक दो बार मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आज भी आप इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे जो आपने शायद आज से पहले कभी न देखे हो। मतलब एक दो पॉइंट मैं जरूर ऐसे आपको पढ़ाऊंगा जो आपको थोड़े बहुत डिफरेंट जरूर लगेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सबसे पहली चीज कि इस पर कौन सा आवेश होता है, तो इस पर ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है, नेगेटिव। देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पर ऋण आवेश होता है, अर्थात इंग्लिश में कहें तो नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो कभी भी अगर जैसे मान लीजिए आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। मतलब ये कहा जाता है कि जब भी किसी हम आयन का आदान प्रदान, विद्युत क्या है भाई, आयन का ही तो आदान प्रदान है। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो आयन दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। और जिसमें आयन नहीं पाए जाते हैं उसे हम न्यूट्रल कह देते हैं, उदासीन कह देते हैं। जैसे कि हमारा जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो चार्ज के दो ही रूप होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अब जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, वो इतना स्टेबल, वो ऐसा स्थायी क्यों बन पाया, क्योंकि देखो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं। जैसे आप समझिए, अगर एक ऐसे देश की हम कल्पना करें जहां का विपक्ष, अगर जो भी सत्ता अगर विपक्ष में रहे, वो वास्तविकता में अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है उनको उठाए, और वास्तविकता में वो सरकार क्या हो जाए, है ना, वो विपक्ष के सामने झुकने पर मजबूर हो जाए कि नहीं बात, ये बात तो सही कर रहे हैं, हमने एक काम गलत कर दिया है। ऐसी कंडीशन में दोस्त क्या होता है, वो देश बहुत अच्छे से तरक्की करता है, क्योंकि सत्ता की रोटियां दोनों तरफ से सेकी जाए, तो है ना, जैसे रोटी दोनों तरफ से सेकी जाती है तो ही वो अच्छे से फूलती है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी आयन की या किसी चार्ज की बात करते हैं तो सिर्फ हम वहां पॉजिटिव चार्ज या सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर केवल धनात्मक या केवल ऋणात्मक की बात कर लेंगे तो वो कभी स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए जरूरी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वल हो। हमने परमाणु के बारे में सुना था कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है ना, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे मिलकर के चीजें बनती हैं।
लेकिन ये चीजें बनने में इतना महत्वपूर्ण योगदान क्यों सामने आता है? तो दोस्त याद रखिएगा, इस पर एक आवेश पाया जाता है, इस पर एक चार्ज पाया जाता है। उस आवेश का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ये इसका चार्ज होता है, आवेश होता है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, ये इसका आवेश का मान है, ये इसके चार्ज का मान है। तो इस पर जो चार्ज होता है वो यही होता है। बहुत से बच्चे सी का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो दोस्त इसे कूलाम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम्ब। कूलाम्ब जो होता है वो आवेश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना जाता है ना, तो इसे कूलाम्ब कहा जाता है। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज का श्रेय हम किसे देते हैं? तो इसकी खोज का जो श्रेय है, इसे डिस्कवर्ड करने का जो श्रेय है, वो हमारे द्वारा दिया जाता है। किसको? आप सभी जानते हैं, अभी हमने एक ट्रिक पढ़ी जे थॉमसन साहब को। इन्होंने क्या किया था? देखो, हर एक चीज वो होती है ना कि बिना तैयारी किए क्या कभी सिलेक्शन हो सकता है? तो सॉलिड सी बात है कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। इसी तरह से ये क्या कर रहे थे जे थॉमसन साहब? ये अध्ययन कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने ये पाया कि कैथोड किरण के ऊपर कुछ पार्टिकल्स प्राप्त होते हैं, उन्हें आगे चल करके, अब देखो कैथोड पर प्राप्त हुए हैं तो ऑब्वियसली इनका चार्ज नेगेटिव। आप ये समझिए, है ना, अगर कोई लड़का है तो वो लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगा, कोई लड़की है तो वो लड़के के प्रति अट्रैक्ट होगी। मतलब कि हमेशा ये चीज मानी जाती है कि जेंडर जो हो गया वो अपोजिट हो गया। अपवादों की बात मैं नहीं करता, है ना, अपवादों की बात मैं नहीं करता। दोस्त याद रखिएगा, अपवाद अगर हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, मतलब प्रकृति के विरुद्ध काम हो रहा है वो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं तो जे थॉमसन की हमने यहां पर बात करी, है ना। अगर हम यहां पर जे थॉमसन ने क्या किया था, इन्होंने कहां पर प्राप्त किए थे? तो दोस्त याद रखना, कभी प्रश्न पूछ ले तो इन्हें कहां प्राप्त किया था? कैथोड रे के ऊपर। कैथोड और एनोड दो प्रकार की किरणें होती हैं, है ना। तो कैथोड रे, है ना, या हिंदी में आप कहेंगे तो कैथोड किरण आपको कहना पड़ेगा। तो कैथोड किरण के ऊपर इन्होंने जिन कणों की प्राप्ति की, ऑब्वियसली सिद्ध हो गया कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव किरणें रही होंगी, तो इनके प्रति वो अट्रैक्ट हुए होंगे। अब एक चीज बहुत है ना प्रॉपरली निकल करके ये सामने आती है कि अगर ये कण है और ये स्टेबल है तो पर्टिकुलर इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा, मास होगा। तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसका मास क्या होता है? जब ये प्रश्न पहली बार सामने आया तो भाई सीधी सी बात है कि ये भी जो गणनाएं हैं ये इन्हीं के द्वारा की गई। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 kg इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इसका क्या होता है? अब बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, इन चीजों को रटता है, और जब वो रटता है तो चीजें गलत करता है। एग्जामिनर हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। कैसे खिलवाड़ करता है दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। अरे भाई, कभी देखो एक बच्चा कह रहा है सर आप कभी कभी ए और ई लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये चीज ध्यान रखिएगा। हम एक चीज सोचने के बाद दूसरा लिखते हैं, तो कभी किसी शब्द के अंदर मान लीजिए कहीं ए छूट जाए, कहीं ई छूट जाए, तो इस चीज में आप परेशान मत हुआ करिए। यहाँ गलती से मैंने एस लिख दिया है, हमें पता होता है उन चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, तो उन चीजों के लिए परेशान मत हुआ करिए। ओके, उन चीजों के लिए थोड़ा बहुत इतना तो चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं आपसे ग्राम और पीछे कभी एम भूल जाए तो इतना आप ऐड कर लिया करें। हर बार तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो 9 पॉइंट, इस ग्राम को अगर हम किलोग्राम में वो आंसर दे के पूछ लेता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, अगर ये किलोग्राम में लिखेगा तो आंसर ये हो जाएगा, और ग्राम में लिखेगा तो आंसर ये हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये होता कैसे है। भाई ये होता नहीं है, ये एक्चुअल में पाया ही इस प्रकार से जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये क्या चीज होती है। जब भी माइनस, भाई हमें ग्राम से किलोग्राम में जाना होता है तो हमें 1000 से भाग देना होता है। 1000 का भाग मतलब 10 की घात 3 का भाग। अगर 10 की घात 3 का भाग में इसका दूंगा तो ये ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, और माइनस माइनस की पावर जुड़ जाती है। इसलिए 28 के बाद 29, 30 और 31 आपका आंसर जो होता है वो सामने आ जाता है। अगर हम यहां पर एक चीज आपसे बात करने वाले हैं डिस्कस, अभी हाल फिलहाल की एक एग्जाम में मैंने ये देखा था कि उन्होंने सापेक्ष द्रव्यमान पूछ लिया। क्या पूछ लिया कि बताइए इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, और ऑप्शन में ये भी था। अब बच्चे के साथ में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सी बार बच्चा ये पढ़ता नहीं है ना, देखता नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में वो इस प्रश्न को गलत करके आया। क्या करके आया? गलत करके आया। वो यही वाला मान माइनस, है ना, सापेक्ष द्रव्यमान पूछा था, वो ये वाला आंसर करके आया।
फिर हमें ये लगा कि नहीं यार, इन्हें साथ ही साथ ये पढ़ाना होगा कि रिलेटिव मास क्या होता है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान पाया जाता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा 0.00054 AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है जिसे। तो 0 पॉइंट क्या था इसका वैल्यू? 0.00054 AMU। AMU का पूर्ण रूप क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो कभी भी अगर आपसे अगली बार ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, तो दोस्त याद रखिएगा, है ना, वो कितना होगा? 0.00054 AMU। और AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट से होता है। किससे होता है? एटॉमिक मास यूनिट से होता है। इस बारे में आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। 0.00054 AMU हो गया। अब जब हम इससे निकल करके प्रोटॉन पर जाते हैं तो प्रोटॉन की एक अपनी अलग ही कहानी है। भैया प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? आप सभी जानते हैं, गोल्डस्टीन ने। और आगे चल करके, है ना, फिर रदरफोर्ड उसके ऊपर क्या करते? रदरफोर्ड बहुत ही, है ना, जाने माने वैज्ञानिकों में से एक रहे। इन्होंने केमिस्ट्री जगत में बहुत सारी चीजें जो हैं वो खोजी हैं, डिस्कवर की हैं। दोस्त याद रखिएगा, हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहली चीज यही आती है कि भाई प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो भाई इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश के तौर पर या पॉजिटिव चार्ज के तौर पर अगर ये हमें मिली, जैसे कि जब गोल्डस्टीन ने पहली बार इसे देखा होगा तो जैसे ये कैथोड पर प्राप्त हुई थी, है ना, वैसे ही ये कहां प्राप्त हुई होगी? एनोड पर प्राप्त हुई। लेकिन इसका इसका अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितना होता है? इसका धनात्मक आवेश कितना होता है? इसका धनात्मक आवेश दोस्त याद रखिएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होता है। अब जब आप इस चीज को यहां पर देखते हो, यहां सी का मतलब कुलाम से होगा, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका आवेश हो गया, चार्ज हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए, है ना, आप एक चीज नोटिस करिए कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम था, और यहां पर देखेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम था। मतलब आप ये सोचिए कि आपके पास 10 लाख का कर्जा है ना, और आपके खाते में 10 लाख रुपए हैं, तो आप उसे देख के फ्री हो सकते हैं कि नहीं? कि सर बिल्कुल हो सकते हैं। यही काम होता है किसके साथ में? यहां पर किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन के साथ एक सबसे अच्छी चीज है कि ये स्टेबल इसीलिए हो पाया कि इसके अंदर प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में सिमिलर रहा, समान रहा। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस चीज पर लेकर के लड़ रहे हैं, है ना, आज तक इस चीज पर लेकर लड़ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज और उसका नेगेटिव चार्ज हमेशा कट जाता है, इसलिए प्रोटॉन जो होता है, सॉरी, एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन एक चीज वैज्ञानिकों के माइंड में ये भी आती है जो 100% सही है, कि अगर आप ये कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, सेम होता है इसलिए न्यूट्रल हो जाते हैं, तो इस तरह से तो दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कि क्यों? कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इस तरह से तो एटम का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। इसको लेकर के फिर आगे परमाणु सिद्धांत का अस्तित्व आता है, एटॉमिक प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें से एक हमने डाल्टन का पढ़ा। इसके अलावा कई वैज्ञानिक आएंगे जो इस तरह के प्रिंसिपल या सिद्धांत को देंगे। हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। आप अभी के लिए बस इतना याद रखिएगा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है।
इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम की बात करें तो ये धनात्मक आवेश होगा और ये प्रोटॉन का होगा। यहां अगर नेगेटिव होता तो ये ऋणात्मक आवेश होता और ये इलेक्ट्रॉन का होता। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज का श्रेय हम किसे देते हैं, तो प्रोटॉन की खोज या इसको डिस्कवर किसने किया, तो अगर खोज की बात की जाए तो यहां पर जो सबसे फेमस नाम आता है वो आता है गोल्डस्टीन का, है ना। देखो हुआ क्या, गोल्डस्टीन के साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई थी। आप अधिकतर अगर आपके पास में अभी नवीनतम किताबें हैं तो आप गोल्डस्टीन को बहुत अच्छे से लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक दौर में जब गोल्डस्टीन ने इस पर अध्ययन किया तो इन्होंने ये पाया कि जब ये एनोड रे के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसके ऊपर, एनोड, है ना, ये कहां प्राप्त होते हैं, तो एनोड रे या एनोड किरण पर इन्हें प्राप्त किया गया। तो जब ये एनोड किरण पर प्राप्त होते हैं तो गोल्डस्टीन ने इन्हें कह दिया कि भाई कुछ धनात्मक कण पाए जाते हैं, लेकिन उसके बारे में ये डिटेल से वर्णन नहीं कर पाए थे। कौन नहीं कर पाए थे, गोल्डस्टीन। इनके बाद में फिर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था, है ना, जिन्होंने नाम दिया, तो नेम गिवन बाय। तो नामकरण किसने दिया, नेम गिवन बाय। जो नामकरण था वो किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन जैसे तत्व की भी खोज की है। तो जो नाम दिया, है ना, जो प्रोटॉन वर्ड दिया, वो किसने दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। तो जो प्रोटॉन टर्म है, जो प्रोटॉन वर्ड है, वो किसके द्वारा दी गई, रदरफोर्ड के द्वारा दी गई। भैया ये याद नहीं हो रहा, देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, बड़े प्यार से समझिएगा। कोई सब्जेक्ट हम जब पहली बार पढ़ते हैं और आप ये सोचें कि हमें एक बार में वो याद हो जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कहूंगा ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, देखो कुछ चीजें हमारे जियोग्राफिकल होती हैं, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये डेमिस नदी पर है, वो भाषागत रूप से सरल पड़ता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि इसमें अधिकांश योगदान विदेशी वैज्ञानिकों का है, तो एक तो उनके नाम कठिन पड़ते हैं, दूसरे जो नाम आते हैं वो भी कठिन पड़ते हैं, क्योंकि या तो वो लेटिन भाषा के हो सकते हैं या वो ग्रीक भाषा के हो सकते हैं। तो साइंस के अंदर कम से कम एक बार हमें टीचर के माध्यम से पढ़ना, और 2 से 3 बार जब तक हम खुद रिवीजन नहीं करते हैं उस चीज का अच्छे से, और अगर आप पहली बार साइंस को पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स आप खुद स्वयं जरूर बनाइएगा। अगर आपने अपने नोट्स स्वयं नहीं बनाए तो ये चीज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट करेगी। ठीक है, तो एक चीज ये कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो शांति पूर्वक टीचर के साथ पढ़ें, है ना, अपने नोट्स बनाएं और कम से कम, है ना, एक सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार उसका रिवीजन जरूर करें, है ना। अगर ये चीज ये आप अपना लेते हैं तो दोस्त याद रखिएगा, धीरे धीरे आप सीखना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन हम देखते हैं कि अगर वास्तविकता में हम एक बार में ही अगर याद करने की सोचें, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। हम इंसान हैं, हम विवेकानंद जी नहीं है, दोस्त याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये तकलीफ हमारे साथ भी हुई थी जब हम पहली बार पढ़े थे, वो हर एक के साथ होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि एक ही बार में याद हो जाएंगे, समय लगता है, लेकिन वो समय आपको अपना इस पर देना होगा। आइए, हमने इसका द्रव्यमान देख लिया, आवेश देख लिया, अब बात करते हैं इसका मास अर्थात द्रव्यमान क्या होता है। मास या द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो द्रव्यमान इसका जो निकल के आएगा वो कितना होगा, और एक वही जो हमने वहां पिछली क्लास में भी देखा था, मतलब पिछले पार्ट में देखा था कि भैया रिलेटिव मास क्या होता है ना, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है। तो सापेक्ष द्रव्यमान भी हम इसका जरूर पढ़ेंगे, रिलेटिव मास भी जरूर पढ़ेंगे। इसी के बाद हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर के पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मास या द्रव्यमान की बात करता हूं मैं, इनके रिलेटिव मास की बात करता हूं, द्रव्यमान की बात करता हूं, तो इसका द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 1.67 गुणित 10 की घात -24 ग्राम होता है। लेकिन यही चीज जब किलोग्राम में कन्वर्ट होती है तो ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और 3 27 kg।
तो किलोग्राम में आपका जो मान होगा वो -27 kg होगा, और ग्राम में पूछा जाए तो -24 होगा। सर माइनस की पावर ही क्यों आई? क्योंकि ये वैल्यू इतनी छोटी है, ये इतने छोटे कण हैं कि भैया इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें माइनस की पावर को लगाना पड़ता है। अब बात अगर हम ये करें कि इसका रिलेटिव मास कितना होता है, सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है, 1.0072 क्या होता है, 1.0072 होता है। और पीछे वापिस से वही है ना, एटॉमिक मास यूनिट AMU आएगा। क्या आएगा? एटॉमिक मास यूनिट आएगा। AMU का मतलब मैंने यहां लिख दिया है, अब मैं बार बार इसे नहीं लिखूंगा। ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब भाई अब हम इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। हमने प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पढ़ा। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। देखो सबसे बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई। वैज्ञानिक कैथोड और एनोड के रूप में इनको तो पहचान गए, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जेम्स चैडविक की, इन साहब ने इसको सन 1900 के दशक में 1932 के आसपास में डिस्कवर किया। अब सबसे ज्यादा या सबसे लेट खोज होने में जिसकी बात होती है वो न्यूट्रॉन की बात होती है। ऐसा क्या था न्यूट्रॉन के साथ कि उसकी खोज में इतना समय लगा? न्यूट्रॉन की खोज में इतना लंबा समय लगने का जो प्रमुख कारण था वो था उस पर किसी प्रकार का आवेश न होना। देखो आप ये समझिए कि जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो इंडिया न्यूट्रल खड़ा था। न्यूट्रल मतलब न उसने किसका साथ दिया, है ना, रूस का दिया, ना हमने किसका साथ दिया, यूक्रेन का दिया। तो ये जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना, ये किसकी ओर होंगे ये बहुत लंबे समय के बाद में पता चलता है ना। जो जैसे कि आज इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही है, हम टर्की और चाइना को देखें तो वो प्रत्यक्ष रूप से किसके साथ में खड़े हुए हैं, डायरेक्टली। अगर इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है वो पाकिस्तानी चार्ज वाले हैं। कौन से चार्ज वाले हैं? पाकिस्तानी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं ये तुरंत खोज लिए गए कि ये इनके साथ खड़े हैं। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के साथ एक तटस्थ रूप से जो व्यक्ति खड़ा हुआ है नंबर 1 पर, वो इजराइल। ठीक इसी तरह से, क्योंकि भैया वो भारत का एक टर्म लेकर खड़ा हुआ है तो वो पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए आप। इसी तरह से फ्रांस भी पॉजिटिव चार्ज लेके भारत की तरफ खड़ा हुआ है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो दोस्त वर्तमान में रशिया का एक बयान आया है, दोनों देश शांत हो जाइए, क्योंकि भारत ने जो बयान दिया था वही उन्होंने दिया है ना, कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाए, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं भारत का ही सपोर्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखना। अमेरिका ने कह दिया पाकिस्तान और भारत जाने, हमारा कोई लेना देना इसमें नहीं है, लेकिन वो बिन पेंदे का लोटा है। आप बात समझे कि जिन लोगों ने डायरेक्टली सपोर्ट किया उनका तो पता तुरंत चल गया, लेकिन जिन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया उनका ये पता नहीं चलता ये किधर जाकर के बैठेंगे, है ना। जैसे कि भाई यूएसए, अभी तक भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें सभी में यूएसए ने पाकिस्तान की ही मदद की है, इंडिया की एक भी बार मदद नहीं की है। इस तरह से, इस लिहाज से अगर वो आज ये बोल भी देता है तो हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दो पक्ष को अगर ढूंढना हो तो अगर वो डायरेक्टली सपोर्ट में होते हैं तो उन्हें ढूंढा जा सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो न्यूट्रल होते हैं वो कल किस ओर झुकाव कर लेंगे वो देश के सापेक्ष में समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह से भाई प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश था, तो इनको खोजा बहुत सरलता से गया, लेकिन वो कण जो न्यूट्रल था, उदासीन था, उसे खोजने में बहुत ज्यादा समय लगा। और सबसे अंत में अगर किसी की खोज हुई तो वो न्यूट्रॉन पार्टिकल था। कौन सा था? न्यूट्रॉन। आइए हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, है ना। क्यों समय लगा, मैंने आपको बताया कि क्या कारण थे जिसमें इतना समय लग गया। चलिए प्यारे दोस्त, ठीक है, बात करते हैं हम न्यूट्रॉन की। थर्ड नंबर पर हम इसे पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन जो होता है इसके बारे में हम कहते हैं कि ये क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछना चाहें कि सर इसके ऊपर आवेश कितना होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो मैं इसका एक ही जवाब दे सकता हूं कि जीरो। क्या होगा? जीरो चार्ज होगा, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता तो हम उसे जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, एटम को कैसे देखा है, देखो मैं आपको बताता हूं। माइक्रोस्कोप का नाम सुना है, सूक्ष्मदर्शी का आपने? तो ये सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा देखे गए कण हैं, पहचाने गए कण हैं। देखो फिजिक्स जो होती है ना, आधी से ज्यादा कल्पना की होती है। किसी ने गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं देखा, नाम दिया गुरुत्वाकर्षण होता है।
अट्रैक्शन होता है, एक बल या धक्का, एक खिंचाव होता है। आधी से ज्यादा जो फिजिक्स है वो कल्पनाओं की है, आधी से ज्यादा चीजें जो है थ्योरेटिकल वो मानने की है। तो केमिस्ट्री के अंदर जब ये जो पार्टिकल है ना, ये आप वहां भी पढ़ते हैं, आप यहां भी पढ़ते हैं। तो भाई जब ये चीज देखी जाती है तो हमें यही चीज माइंड में आती है कि ये कैसे रहे होंगे, किस तरह से ये पाए जाते हैं। अब इनकी खोज की बात करते हैं। डिस्कवर्ड किसने किया था इसको? तो खोज की बात करते हैं या डिस्कवर्ड की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं जेम्स चैडविक के द्वारा यह काम किया गया था। सबसे लंबा समय लगा था, इसलिए कभी कभी इसका ईयर भी पूछ लेते हैं। हालांकि मैं इन सभी के तीनों के ईयर आपको बता दूंगा, है ना, लेकिन वो मैं कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, तब बताऊंगा। ठीक है, इसका मैं अभी इसलिए लिख देता हूं क्योंकि इसमें पॉइंट कम है हमारे पास। अगली चीज कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रख लें, है ना, अगर आप प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रख लें तो आप इसका द्रव्यमान भी याद रख पाएंगे। भाई इसका द्रव्यमान कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी था और 24 ग्राम था। ठीक इसी तरह से इसका भी द्रव्यमान यही निकल करके सामने आएगा, है ना, पॉइंट में यही निकल करके सामने आएगा दोस्त, याद रखिएगा। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, या फिर, है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। अब मैं आपसे यहां पर एक चीज की और डिस्कशन करता हूं कि इसका भी कुछ न कुछ, जैसे हमने इसका सापेक्ष द्रव्यमान रिलेटिव मास पढ़ा था, इसी तरह से इसका भी रिलेटिव मास होता है, लेकिन रिलेटिव मास कभी भी एक समान नहीं होते। तो इसका रिलेटिव मास जो होता है, सापेक्ष द्रव्यमान जो होता है, वो कितना होगा? तो इसका सापेक्ष द्रव्यमान 1.00, इसका 72 था। कितना था? 72 था। इसका 86 होगा। कितना होगा? 86। तो ये जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है, AMU होता है, ये तीनों के अलग अलग होते हैं दोस्त, याद रखिएगा, है ना। यही वो प्रश्न था जिसने बड़ा परेशान किया था रेलवे जब लास्ट हुआ था ना उस समय। इसी तरह से एसएससी भी कभी कुछ नया पूछना चाहे, आपको कंफ्यूज करना चाहे, तो दोस्त याद रखिएगा वो इसी से आपको कंफ्यूज कर सकती है, कोई दूसरा और बिंदु यहां पर जनरेट नहीं हो सकता। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अधिकतम यही चीज लागू कर सकती है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर एक चीज की बात करूं, ठीक है ना, एक प्रश्न बहुत प्यारा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट रिपीटेडली फाउंड रहता है दोस्त, याद रखिएगा। अगर आपने, ये ना, यहां से इस चीज को देख करके मुझे याद आता है, कभी आपने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा हो। यहां पर एक चीज हम पढ़ते हैं, एक प्रश्न आता है ना, एक जो प्रश्न मैं कह रहा था ना कि जो एग्जाम में रिपीटेड पूछा गया, वो प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इस प्रश्न को रेलवे की एग्जाम ने कंडक्ट कराया था। और देखो, रेलवे की एग्जाम ने कंडक्ट कराया तो ये प्रश्न नया चर्चित सामने आया। ठीक है, कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू विच एलिमेंट? मास ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू विच एलिमेंट? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किस तत्व के द्रव्यमान के बराबर है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किस तत्व के द्रव्यमान के बराबर है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम और नाइट्रोजन। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
बताइए। यही वो प्रश्न था जिसने बवाल मचाया था, और बच्चा इस प्रश्न को ये समझना जब उसने नहीं पढ़ा था, वो सबसे ज्यादा गलती करके आया था। प्रोटॉन बेटा, मैंने यहां तत्व की बात करी, एलिमेंट की बात करी, मैंने यहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं करी। मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ऑप्शन में ही नहीं है, तो अधिकतर बच्चे जो कह रहे हैं ना कि सर प्रोटॉन होगा, ये इस तरह से प्रश्न पूछा गया। बाकी के तो नॉर्मल पूछे जाते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमने स्लाइड्स में पढ़े। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आता है तो वो हमें कंफ्यूज करता है। अब देखो, कभी आपके पास एक 5 रुपए वाली पीरियोडिक टेबल खरीद के रख लेना, है ना, एक 5 रुपए वाली पीरियोडिक टेबल अपने पास जरूर रखना। अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो एक 5 रुपए की पीरियोडिक टेबल आती है, वो अपने नोट्स के पहले ही पेज पे उसको एक साइड से चिपका देना और ऐसे फोल्ड कर देना। जब भी मैं आपको कहूँ पीरियोडिक टेबल में देखिए, तब आप उसको देखना, नोटिस करना। आप इस तरह से पहले नंबर के डब्बे को गौर से देखिए। इस पहले नंबर के डब्बे को जब आप गौर से देखते हैं तो वहां पर, यहां पर H लिखा होगा। क्या लिखा होगा? H। और यहां पर लिखा होगा 1, और यहां पर लिखा होगा 1.008। आप देखिए इस तरह से, नहीं तो मैं आपको यहां क्लास में भी दिखा सकता हूं। देखो, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, ये आपको थोड़ा बहुत विजिबल कभी हो रहा हो, मैं इसको जूम कर देता हूं। ये 1.008 दिखा, ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान है, और यहां पर एक लिखा हुआ है 1s, ये एक नीचे लिखा हुआ है, मतलब ये द्रव्यमान होता है। दिखा 1.008? यहां सर दिख गया। बस यही चीज आपको जो यहां दिखाई दे रही थी, अब आप यहां पर इस चीज को नोटिस कर लिया आपने, इस चीज को नोटिस किया, यहां 1 लिखा है या 1.008 लिखा है। ठीक है, अब यहां देखिए, क्या इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.008 थी? क्या हाँ सर थी? उन्होंने इस द्रव्यमान नहीं, इस रिलेटिव डेंसिटी, एटॉमिक मास यूनिट की बात की थी। किसकी बात की थी? एटॉमिक मास यूनिट की बात की थी। पता है बच्चे ने इस आंसर को क्यों नहीं चुना? एटॉमिक मास यूनिट होता है। बच्चे ने इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को आंसर क्यों नहीं चुना? क्योंकि बच्चे के माइंड में एक चीज थी कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है ना, याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। न्यूट्रॉन नॉट फाउंड इन हाइड्रोजन। तो बच्चे ने ये सोचा कि न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, लेकिन उसने ये थोड़ी ना पूछा, उसने तो ये पूछा था, जैसे मान लीजिए कि आपका वजन 40 किलो है, ठीक है, तो आपके गांव में कोई ऐसा लड़का हो कि आपको उसका भी वजन 40 किलो हो, कि इन दोनों का वजन बराबर है, तो भैया वो तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि किनके मास बराबर है, न्यूट्रॉन का किस तत्व के समान मास होता है। जैसे आप ये समझिए, ठीक है, आपके गांव में 118 लोग हैं। कितने लोग हैं? 118 लोग हैं। आपका वजन 50 किलो है। कितना है? 50 किलो। और आपके गांव में जो एक लड़का है पहले नंबर वाला, उसी का वजन 50 किलो है, लेकिन वो दूसरे परिवार का है, आप दूसरे परिवार के हैं। तो ये पूछा गया कि आपके गांव में बताइए 50 किलो के कितने लोग हैं? कि सर 2 लोग हैं, एक तो मैं हूं और एक मेरे बराबर वजन एक और लड़के का है, वो फलाने का लड़का है। तो यहां यह पूछा गया कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान था, ये जो द्रव्यमान आप देख रहे थे 1.0086, ऐसा द्रव्यमान 118 तत्व जो हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें से सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ये द्रव्यमान होता है 1.008, वो हाइड्रोजन होता है। ये मोस्ट कॉमन प्रश्न बना आगे चल करके, और जिस बच्चे ने इसको आज से पहले नहीं पढ़ा था, वो इसको गलत करके आया। दोस्त याद रखिएगा, है ना, वो इस बच्चे वो क्या करके आया, इसको 100% गलत करके आया। अब ये चीज जब सामने आती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई क्या चीज होती है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? 1886 में, 1886 में हुई थी। ठीक है, अब बार बार ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है भैया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। आइए हम इसको देख लेते हैं, परेशान मत होइए, मैं आपको एएमयू पढ़ा देता हूं। ठीक है, आपके माइंड में ये चीज आई कि सर ये एएमयू है क्या, है ना, एटॉमिक मास यूनिट है क्या? ठीक है, तो आइए मैं आपको इसको समझा देता हूं। ओके,
उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिएगा, जब मैं आपसे बात करता हूं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, एएमयू के बारे में, देखो ठीक है, हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का भी किसी के बराबर होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ओके, अब देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या होता है। एक तत्व को लिया गया, एक तत्व कौन सा था मैं आपको यहां समझाता हूं उस तत्व के बारे में। एक तत्व है ना, जिसे हम 612 लिखते हैं, यह है कार्बन। ये 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये 12 इसका एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। वैज्ञानिकों ने देखा कि 118 तत्व हैं हमारे पास। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें भी होती हैं कि जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई या एएमयू के तौर पर किसी चीज के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना होगा, देखना होगा। तो इसके लिए हम किस तत्व का उपयोग करें जो सबसे अच्छी गणना हमें है ना द्रव्यमान निकालने में दे पाए। तो वैज्ञानिकों ने एक चीज को निकाला, उन्होंने एक तत्व को रिप्रेजेंट किया और लिखा C12। क्या लिखा? C12। जहां पर ये 12 इसका क्या है? एटॉमिक मास है, और C क्या है? कार्बन। इन वैज्ञानिकों ने यह बोला कि C12 का अध्ययन करके या कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर भाग को, C12 है ना, याद रखिएगा, C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग, 12 पार्ट है ना, भाग को एक एमयू कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक एएमयू कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूं तो 12th पार्ट ऑफ C12 ऑल्सो नोन एज एएमयू, है ना, 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 ऑल्सो नॉन एज एएमयू। तो इसी भाग को क्या कहा गया दोस्त, याद रखिएगा। हाँ, AWTPO वालों के लिए भी लेनी है, जो पार्ट आपके अलग से होंगे वो मैं अलग से करवाऊंगा। ठीक है, तो C12 ऑल्सो नोन एज एएमयू, है ना, एस्ट्रो, याद रखिएगा, ऑटोमिक मास यूनिट इसे कहा गया। कि सर वास्तविकता में जब इस कार्बन 12 का अगर हम एक भाग करें तो ये निकल कर कितना सामने आता है। जब वैज्ञानिकों ने इस कार्बन 12 के 12 भाग किए तो क्या निकल कर सामने आया? एक एएमयू निकल कर सामने आया, और उसकी वैल्यू क्या निकली? उसकी वैल्यू निकली 1.67। वन नहीं 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 नहीं, 1.67 तो प्रोटॉन की होती है और वही न्यूट्रॉन। 1.66, 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg, 10 की घात -27 kg। ये चीज पहली बार सामने आती है, ये चीज पहली बार सामने आती है दोस्त, इस बारे में ध्यान रखना। अब यहां से आपकी एग्जाम में एक बड़ा प्यारा प्रश्न बार बार रिपीट होता है, और उस रिपीट होने वाले प्रश्न को मैं आपको यहां पर एक बॉक्स में बंद करके बताता हूं। मोस्ट फेवरेबल प्रश्न ऑफ एसएससी,
एसएससी का बड़ा प्यारा प्रश्न है, उसे ध्यान रखिएगा। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये था एसएससी का, ठीक है, रिपीटेड है, याद रखिएगा। लगातार एसएससी की मैंने 2-3 एग्जाम्स के अंदर इसे देखा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि भैया तत्वों के द्रव्यमान के लिए किस तत्व का अध्ययन किया जाता है ना? तत्वों के द्रव्यमान के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? पाउंड मास ऑफ एनी एलिमेंट, स्टडी ऑफ विच एलिमेंट। ये प्रश्न मैंने कई एसएससी की एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड देखा है ना, कि जब आप तत्वों का अध्ययन करते, तत्वों के द्रव्यमान को निकालना होता है, तो आप किस तत्व का अध्ययन करते हैं। अब आपके एग्जाम में या तो सिर्फ कार्बन ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, कार्बन, और ये नहीं होगा तो ऑप्शन में C12 लिखा हुआ आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है, या तो कार्बन मिल जाएगा या C12। मतलब मैंने जो ये चीज आपको यहां पर बताई है ना। और बेटा AWTP वाले बच्चों के लिए भी ये क्लास लेनी है, ये लेनी है आपको। आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मैं अलग से करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। क्या यहां तक कोई परेशानी है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब हम परसों के दिन जो आपकी मतलब कल तो सैटरडे है, क्लास आप AWTPO वाले बच्चों की क्लास कल होगी, है ना, जो आपका स्पेशल टॉपिक है, सेम टाइम पे 2 बजे, है ना। लेकिन दूसरे बच्चों की क्लास कल नहीं होगी, कल आप टेस्ट दीजिएगा मजे से। AWTP वाले बच्चों की पर्सनल क्लास हर सैटरडे सैटरडे जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं। तो कल आपकी क्लास 2 बजे होगी, बाकी बच्चों की नहीं होगी, है ना। आपकी क्लास अब मंडे को होगी। अब प्यारे दोस्त, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है, वो पार्ट, ये वाला पार्ट तो AWTP वाले बच्चों के लिए भी बहुत काम का है ना, क्योंकि उन्हें भी ये पढ़ना है ना। तो कल सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, अब मंडे को होगी। ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं क्योंकि बच्चे ऐसे प्रश्नों को कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। बार बार पूछे जाने वालों में से इन द सेंस ये होता है कि जैसे एसएससी कोई एक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता, है ना, वो भैया बहुत सारी कराता है। जैसे भाई CPO करवाता है, CHSL करवाता है, दिल्ली पुलिस करवाता है ना। और बात करें तो एसएससी GD की होती है। तो एक एग्जाम दूसरे में भी वहां पर पूछा जा सकता है। चलिए, अब क्या करें भाई, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।